हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान है और सामान्य विज्ञान का जो जीव विज्ञान वाला पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है जैव विकास जिसका नाम है जैव विकास। तो जैव विकास वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं, चैप्टर दूसरा है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट फटाफट पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में क्या बता रहा है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री ए आई ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद यानी मैटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी। ठीक है, तो ओपेरिन जी की पुस्तक का नाम क्या था? ओपेरिन की पुस्तक का नाम क्या था? तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो ओपेरिन थे, ओपेरिन, इनके पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, उनमें छपी थी। आगे कर हमसे इनके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। पहला तथ्य कह रहा है कि जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन का तो वायरस जैसे कणों के रूप में हुई। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो 4 अरब वर्ष पूर्व जो जल में न्यूक्लियोप्रोटीन के कणों के रूप में हुई थी जीवन की उत्पत्ति, वो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है? तो वायरस जैसे जो कण थे उन्हीं की फॉर्म में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आगे कह रहे हैं जो परपोषी हिट्रोट्रोफिक मतलब दूसरों पर निर्भर रहने वाले एवं अवायवीय जो वायु में भी न रहे। ठीक है, परपोषी मतलब दूसरे पर डिपेंड हो। अवायवीय जिसको बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक मतलब जो वायु की उपस्थिति में न रहे, उस तरह के जीव थे। आगे कह रहे हैं हमसे दूसरा थ्योरी इनकी क्या थी? दूसरी जो तथ्य कह रहे हैं कि 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त, ठीक है, जिसको कलायुक्त यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड। ठीक है, कलायुक्त, कला का मतलब यहाँ से मेम्ब्रेन झिल्ली से मतलब है। कलायुक्त मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें सबसे पहले परपोषी वो भी हिटोट्रोफिक बना, बाद में स्वपोषी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रारंभ हुआ। मतलब यह है। दूसरा तथ्य यह कह रहा है कि 3.8 वर्ष पूर्व, कब? 3.8 अरब वर्ष पूर्व। तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व जो जीव बने थे वे कैसे थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे। अब इनकी क्या खासियत थी? इनमें मेम्ब्रेन पाया जाता था। ठीक है, यह कैसे होते थे? स्वपोषी होते थे। पहले तो परपोषी थे। पहले कैसे थे? पहले परपोषी थे और बाद में कैसे हो गए? स्वपोषी थे। ठीक है, तीसरा तथ्य हमसे यह कह रहा है कि स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में नीले हरे शैवाल जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीएल बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल जैसे थे। तीसरा तथ्य कह रहा है कि स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के जो स्वपोषी जीव थे उस समय के, जो आज के जमाने के जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो नील हरित शैवाल है, उसी के जैसे थे। ठीक है, चौथा कह रहा है कि लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकारियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। अब फिर बाद में किसकी उत्पत्ति हो रही है? यूकारियोटिक। अब यूकारियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति कब हो रही है? 2 अरब वर्ष पूर्व होती है, जिसमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। मतलब यह है कि जब 2 अरब वर्ष पूर्व, कब? 2 अरब वर्ष पूर्व जो जीव बने वे सभी के सभी क्या थे? यूकारियोटिक थे। ठीक है,
आज के जो जीव की कैरेक्टर है, आज के जो जीव की विशेषताएं हैं, वे सभी विशेषताएं उन जीवों में पाया गया जो यूकैरियोटिक बने 2 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन जीवाणु को छोड़कर, किसको छोड़कर? जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्राचीन मतलब आदिम, प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसे गैस नगण्य था। अब जो जब जब वायुमंडल था तो वायुमंडल में O2 नहीं था। O2 क्या था? O2 नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। क्या था भाई तब? तो कह रहा कि प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसे गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित थी। तो जब वायुमंडल था उस समय का था, कौन से गैसें थी? CH4 यानी मीथेन था। ठीक है, इसके बाद क्या था भाई? इसके बाद अमोनिया था, NH3 था। क्या था? अमोनिया था। और क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह की गैसें बनी थी। लेकिन ऑक्सीजन जब भी पूछे क्या उसमें ऑक्सीजन था, तो नहीं, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। वायुमंडल बना कौन गैस? मीथेन, अमोनिया, CO2 था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहा है? हमसे आगे कह रहा है जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। ठीक है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। कर यहाँ पर जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है, तो क्या है? कर है परिवर्तन के साथ अवतरण। किसके साथ अवतरण? परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। ठीक है, जैव विकास क्या है? तो कह रहे हैं कि निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा, जो निम्न कोटि के सरल जीव थे उनसे क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। ठीक, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। तो सबसे पहले हम जो लैमार्क था, लैमार्क की जो थ्योरी थी जिसको हम लैमार्कवाद कहते हैं या लैमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं। लैमार्कवाद क्या है? लैमार्कवाद जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने प्रस्तुत किया। तो लैमार्क का पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। उन्होंने प्रस्तुत किया था किस पर? जीव विकास पर। जो सबसे पहला तर्क संगत सिद्धांत था, जो लॉजिकल थ्योरी थी, वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क थे, जो 1809 ईस्वी में अब उनकी पुस्तक फिलासफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। जो लैमार्कवाद है, जो लैमार्क के सिद्धांत है, ठीक है, उनकी जो पुस्तक थी किस पर? मूल धारणाओं पर आधारित है। ठीक है, पहला क्या है आधार? बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा क्या है? वातावरण का सीधा प्रभाव। बड़े होने की प्रवृत्ति क्या है? टेंडेंसी क्या उसकी? ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट क्या है वातावरण का? अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव। ठीक है, चौथा क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्कवाद को, ठीक है, जो लैमार्क का सिद्धांत है उसको क्या बोलेंगे? लैमार्कवाद कहेंगे। तो लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमसे कह रहा है कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे
करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन लंबा होने तथा सर्पों में टांगों का अभाव। लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था, अभी हम देखे हैं लैमार्कवाद का सिद्धांत, उसमें पहला सिद्धांत क्या था? बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सिद्धांत, अंगों का उपयोग और प्रयोग का प्रभाव। ठीक है, इस तरह के उनको कुछ सिद्धांत थे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। पहले निष्क्रिय होंगे, इनएक्टिव होंगे, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर दिया कि जिराफ अपने गर्दन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। जो रेप्टाइल होते हैं जिन उनमें पैर पाया जाता है, ठीक, लेकिन एक ऐसा भी रेप्टाइल है आपके सामने जो सांप है, उसका पैर नहीं पाया जाता है। लेमार्क जी का ऐसा मानना था कि सांप का भी पहले पैर होता था, उसने अपने पैर का उपयोग कम कर दिया, बल्कि पूंछ के फोर्स के द्वारा वो आगे बढ़ने लगा, पूरे शरीर का जिग जैग मोशन करके आगे बढ़ने लगा। सांप कैसे चलता है? कुछ इस तरह जिग जैग मोशन करके चलता है। तो इस तरह से मोशन करके जब सांप आगे बढ़ने लगा तो उसमें पैर का कोई रोल नहीं था, इसलिए सांप की टांगे क्या हो गई? गायब हो गई, उनका अभाव हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको फिगर दिखाई दे रहा है। फिगर में क्या बताया गया है? दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देखो, फिगर में कह रहा है ये जिराफ है। सबसे पहले जिराफ है, यह क्या कर रहा है? घास खा रहा है। लिखा इसमें, घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इस अंगों की कम लंबाई। घास की उपयोगिता थी, घास की उपयोगिता थी, और अगली टांग व गर्दन की कम उपयोग के कारण, अगली टांग और गर्दन का उपयोग कम करता था, इसलिए कि उनकी लंबाई क्या थी? इनकी लंबाई कम थी। धीरे धीरे अब क्या हुआ? घास खत्म हो गए, जो पेड़ को खाता था उसकी पत्तियां खत्म होने लगी, पेड़ की हाइट पर, पेड़ की जो हाइट थी उन पर पत्तियां मिलने लगी। धीरे धीरे उसको खाने लगा, और करते करते एक दिन जिराफ का ऐसा टाइम आया कि इसकी गर्दन क्या हो गई? गर्दन शरीर से काफी लंबा हो गई, है ना? देखो गर्दन क्या हो गई? गर्दन इसकी लंबा हो जाती है। क्या बताया है? कह रहा है कि की ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांग व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों का अधिक लंबाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं डार्विन, चार्ल्स डार्विन जी की हम बात करते हैं। जो डार्विन का सिद्धांत है उसको बोलते हैं डार्विनिज्म, डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विन का सिद्धांत। तो डार्विनिज्म क्या बताता है? यह कह रहा है, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासित विद थे। ठीक है, जैव विकासविद थे, मतलब जैव विकासविद का मतलब है जैव विकास के क्षेत्र में जो काम किए होते हैं उनको जैव विकासविद कहते हैं। ठीक है, जैव विकासविद थे के द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्रकृति वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन वही कहता है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो नेचर के हिसाब से सरवाइव कर ले, जो अपने आप को अनुकूलित कर ले। जिनकी बॉडी नेचर के हिसाब से अनुकूलित होती है वही नेचर में टिकता है, उसको उसी को नेचर सेलेक्ट करती है, उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। देखते हैं क्या इसमें बताया है। कर इसमें कि इनकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला है कि जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। इनकी जो पुस्तक छपी थी उसमें बताया गया है कि जीवों में ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बताया गया है जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष के बारे में बात करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए स्ट्रगल करना। ठीक है, जीवन संघर्ष। अब कर विभिन्नताएं और इनकी वंशागति, विभिन्नताएं और इनकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। ठीक है, चौथा कार्य है योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइकल ऑफ द फिटनेस या प्राकृतिक चयन। इनके कुछ तथ्य थे, इनकी जो बुक छपी थी उसमें कुछ हम देख रहे हैं। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हालैंड के पादप शास्त्री, जिसे बोटनिस्ट कहते हैं, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था।
इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्राइमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना, जिसको इनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। तो जो पौधा है सांध्य प्राइमरोज, इसका बोटेनिकल नाम क्या है? आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। इनके अनुसार नई जाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। बोल रहा है कि जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती म्यूटेंट कहलाता है। जाति का पहला सदस्य, ठीक है, जाति का जो पहला सदस्य होता है और जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उसे उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। जो जाति के विभिन्न सदस्य हैं, अन्य सदस्य हैं, उनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हमको दिया है, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक पक्षी है जिसका नाम दिया है जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्क्योप्टेरिक्स। जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। आर्क्योप्टेरिक्स क्या था? तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली। यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी यानी कनेक्टिव लिंक था, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपाद की अंगुलियों पर पंजे, हालांकि यहाँ लिखे में मिस्टेक की है, अंगुली पर पंजा नहीं होता, पंजे पर अंगुली होता है, ठीक है। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। अब युगलीना की बात कर रहे हैं। युगलीना क्या होता है? तो युगलीना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिव लिंक माना जाता है। जो युगलीना होता है वह प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। युगलीना की खास बात होती है, युगलीना की खास बात क्या होती है? युगलीना की खास बात यह होती है कि जो युगलीना होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो छोटे छोटे जो मृत कण होते हैं उनको खाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो युगलीना होता है प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। अब हम देख रहे हैं नियोपाइलिना। नियोपाइलिना की खास बात क्या है? तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी है। एनेलिडा का अंतर क्या आता है? जोंक आता है, केचुआ आता है और क्या आता है? नेरिस आता है, ठीक है। यही जब हम देखते हैं मोलस्का के अंतर्गत क्या आता है? घोंघा आता है, सीप आता है, शंख आता है, ठीक है, शंख। किसका अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत जो केचुआ, नेरिस, मोलस्का के अंतर्गत घोंघा, सीप, शंख, ये सभी आते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? तो प्रोटोथीरिया सरीसृपों यानी रेप्टाइल और स्तनधारियों यानी मैमल्स के बीच के संयोजक कड़ी हैं। तो जो प्रोटोथीरिया होते हैं रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की कड़ी होते हैं। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख, चोचा, प्लेटिपस इत्यादि को रखा जाता है। अब हम देखते हैं डायनासोर। डायनासोर क्या है? तो विशालकाय सरीसृप थे। डायनासोर क्या थे? तो वास्तव में डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो मध्यजीवी या मीजोइक महाकल्प, जिससे बोलते मीजोइक ईरा में थे। यानी डायनासोर कहाँ थे? तो मीजोइक ईरा में थे। मध्यजीवी यानी महाकल्प, जिसको महाकल्प और मीजोइक ईरा कर हैं, को 3 कल्पों में बांटा गया है, ठीक है। मीजोइक ईरा को 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला का नाम है ट्रायसिक कल्प, दूसरा का नाम है जुरैसिक कल्प, तीसरा का नाम है क्रिस्टेरियस कल्प। अब देखते हैं मैमथ। मैमथ क्या थी? तो मैमथ की प्रजाति क्या है? विलुप्त है, ठीक है। इसकी प्रजाति क्या है? वर्तमान में विलुप्त है। यह हाथी यानी एलिफेंट का पूर्वज माना जाता था। जो मैमथ था, मैमथ, यह हाथी का पूर्वज माना जाता था, ठीक। अब देखते हैं क्रोमैग्नान। क्रोमैग्नान मनुष्य की खास बात क्या है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि क्रोमैग्नान मानव की हमसे बात कर रहे हैं। मनुष्य को यानी क्रोमैग्नान मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज, ठीक है। जो आज का आधुनिक मानव है इनका सबसे अंतिम पूर्वज किसको माना जाता है? क्रोमैग्नान को माना जाता है। तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं।
क्रो-मैग्नन का शरीर गठा हुआ था, लगभग 180 सेमी यानी 6 फीट लंबा। कपाल गुहा कितना था इसका, तो कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेमी का था। कपाल गुहा की बात कर लेते हैं तो 1600 सीसी का था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर जाए। थैंक यू।